मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM पर। मैं हूं शमीम खान। साथियों, आज हम बात करेंगे हिजामा थेरेपी के बारे में। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर इंसान को जिस्मानी चोट लगी है तो इलाज के लिए उसे खून चढ़ाया जाता है, लेकिन हिजामा थेरेपी में शरीर से खून निकालकर बीमारी दूर की जाती है। सालों पुरानी इस पद्धति को कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। माइग्रेन, जॉइंट पेन, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल डिस्क, पैरों में सूजन, पैरों का सुन्न होना और झंझनाहट जैसी बीमारी का इलाज मिनटों में संभव है और इस इलाज में दवा की जरूरत नहीं होती है। बरसों पुरानी इस पद्धति से लोग अनजान हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं जानते इस पद्धति के बारे में। देश भर के यूनानी डॉक्टरों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती। यूनानी डॉक्टरों का कहना है कि कई बीमारियों का ये रामबाण इलाज है। तो आज हिजामा थेरेपी के बारे में हमसे बात करेंगे डॉक्टर अरशद सैफी। डॉक्टर अरशद, आपका खैर मकदम है अपना रेडियो 96.9 FM पर। तो डॉक्टर साहब, हिजामा थेरेपी होती क्या है? हिजामा जो है एक अरबिक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है ड्राइंग आउट, यानी बाहर निकालना या बहाना। आज के टाइम में ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की रूप में निखर कर आ रहा है। हमारी जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो इस बात को मान रही है और इवन उसको वो बढ़ावा दे रही है कि हमारी जो कुछ डिसीज़ हैं या सर्टेन डिसीज़ पे इसके साथ जो है प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो असल में हिजामा क्या होता है? हिजामा एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है, क्योंकि जब लोग देखते हैं इसके फ़ोटोज़ वगैरह तो वो सोचते हैं कि कुछ बड़ा सा होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, बहुत ही छोटा प्रोसीजर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमें बाहर निकालना होता है। अब वो बाहर कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास कप्स अवेलेबल होते हैं। कप्स डिस्पोजल कप्स होते हैं, वो सिलिकॉन के हो सकते हैं और वो एक स्पेशल प्लास्टिक मटेरियल के होते हैं। उसके बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में बात करेंगे। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि लाइक कैसा क्या होता है। तो हमारे पास कप होते हैं, वो वैक्यूम्स कप होते हैं हमारे, जिसको हम एक वैक्यूम मशीन के थ्रू या गन के थ्रू जो है बॉडी पे अप्लाई करते हैं, बॉडी पे लगाते हैं जहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम है। वैक्यूम बनाते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ते हैं। जितना टाइम हम उसको वहाँ छोड़ रहे हैं उतना टाइम तक हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो एक पॉइंट पे जितना वैक्यूम है उसके अंदर एक्यूमुलेट होता है उस रीजन में। फिर कुछ 5 मिनट बाद अप्रॉक्स हम उस वैक्यूम को रिलीज़ करते हैं और हम वहाँ पे बहुत छोटे कट्स लगाते हैं। वो कट सर्जिकल ब्लेड से होते हैं और बहुत ही अंडर स्टरलाइजेशन मेथड से किए जाते हैं। वो कट लगाते हैं, उस कट के बाद जो है हम दोबारा से फर्दर उस कप को प्लेस करते हैं सेम पॉइंट पे, देन वेट करते हैं। उन कट्स में से जो है हमारा ब्लड बाहर आता है और हमारा इस तरह से टॉक्सिन्स, जो ब्लड होता है वो एक टॉक्सिक ब्लड होता है, प्योर ब्लड नहीं होता है, कुछ परसेंटेज होती है उसके अंदर। तो वो टॉक्सिक ब्लड हमारा जो है बाहर आता है और फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं। हिजामा जो है पूरी तरह से सेफ़ है, नॉन इन्वेसिव है, यानी ये कोई हार्मफुल नहीं है, इकोनॉमिकल वे है बीमारियों से बचने का तरीका। और सबसे अच्छी बात है ये है कि ये एक तरह का मेंटेनेंस है, प्रिवेंशन है। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी करा रहे हैं, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो होता क्या है कि लाइक हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं ब्लड को फ़्लो करने के। एक होता है हमारा कार्डियक सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो ये वो सिस्टम है जो ऑल ओवर द बॉडी, हमारे पूरे शरीर में जो खून का रक्तचाप जो चल रहा है वो हमारे दिल के द्वारा, हमारे हार्ट के द्वारा चल रहा होता है, ठीक है। ये ऑर्गन को सप्लाई करता है।
ओके। उसी तरह से एक दूसरा सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारे स्किन के अंदर होता है, बॉडी से स्किन के अंदर, ठीक है। और इसकी जो वेन्स होती हैं, इसकी जो नसें होती हैं, इसकी जो वेन्स होती हैं लाइक, वो इतनी नैरो होती हैं, वो इतनी पतली होती हैं कि लाइक उनसे उनका फ़्लो होना, उनका सर्कुलेट होना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप बहुत फ़िज़िकल एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिव रखते हैं, तो ही वो सर्कुलेट हो पाता है। अब आप कितना ही सर्कुलेट हो रहे, कितना ही फ़िज़िकल एक्टिव हो, उसके बाद भी हम एंड रेंज, जो हमारी हर एक एक जॉइंट की एंड रेंज होती है, हम उस लेवल पर जाके इतना एक्टिव नहीं रहते। जैसे कि योगा है, क्या उसमें तो एक एक जॉइंट हमारा एंड रेंज पे जाके होता है, लेकिन हमें इसके लिए बहुत फिज़िकल एक्टिव होना होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को फ़िल्टर करने के लिए या ड्रेन आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप कितना ही फिज़िकल एक्टिव हैं, जैसे कि हम बात करें अपने स्कैल्प की, अपने सर की, तो इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या हो सकती है? बहुत ही मुश्किल है। डेली लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक सर की फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है, ड्यू टू इमोबिलिटी, ड्यू टू फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिव ना होने की वजह से यह लिम्फेटिक सिस्टम हमारा फ़िल्टर नहीं हो पाता है, वेनस रिटर्न को नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं थिक होना शुरू हो जाता है। जो हमारा ब्लड होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, वो वहीं थिक होना शुरू हो जाता है, वो वहीं जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का, जो आजकल बहुत कॉमन बन चुकी हैं, उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमें जॉइंट्स पेन रहना शुरू हो जाता है, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों का दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। हमारी स्किन अच्छी नहीं रहती, स्किन टाइट रहने लगती है, सुबह उठते हैं तो जकड़न महसूस होती है, कि हमारे फेस पे दाने होते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, स्किन अच्छी नहीं लगती है, गंदी गंदी सी लगती है, कालेपन, धब्बा, ये इस तरह के। और सबसे बड़ा मेजर इश्यूज़ जो है हमारे स्कैल्प का, हमारे जो स्कैल्प है बालों के नीचे, क्या वो जो त्वचा है, जब वहाँ का लिम्फेटिक सिस्टम डाउन पड़ता है, जब वहाँ पे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, तो लाइक वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका बालों पे पड़ता है। हमारा हेयर फॉल शुरू होना होता है। सबसे पहले हमारे बाल पतले होंगे, फिर वो झड़ना शुरू होंगे और धीरे धीरे वो साफ़ होना शुरू होंगे, क्योंकि हमें लोग लाइफ स्टाइल ऐसा बन चुका है कि हम पुराने ज़माने के ख़यालात को तो भूल ही चुके हैं ना। हम अपने बालों को नरिश करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो वो खैर एक आउटसाइड मेथड है बालों को नरिश करने का, लेकिन जो बॉडी के अंदर से होता है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम उस पर काम करता है। और क्योंकि इमोबिलिटी नहीं है तो वो हमारा सिस्टम डाउन करता है, जिसकी वजह से हमें इन बीमारियों का, इन कॉमन चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम को फिर ड्रेनेज करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो लीच थेरेपी, लेकिन वो मेडिकल साइंस उसको अप्रूव नहीं करती, और वो सही भी है, वो बिल्कुल नॉन एथिकल है, अच्छी चीज़ नहीं है। लीच थेरेपी क्या होता है, लीच एक कीड़ा होता है जिसको हम अपने स्किन पे लगा देते हैं, और फिर वो हमारे बॉडी से ब्लड को सक करता है और फिर उसको वो बाहर निकालता है। लेकिन ये नॉन एथिकल है, नॉन स्टरलाइज तरीके से ये किया जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हिजामा, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वेट कपिंग ही सबसे ज़्यादा एथिकल और रिलायबल हमारे सामने एक ये मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन हमें सामने आती है, क्योंकि ये हमारा पूरा एक अंडर स्टरलाइजेशन तरीके से किया जाता है, और इसके अंदर कोई भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन नहीं रह पाते। डिस्पोजल कप्स होते हैं हमारे पास, प्रोफेशनल लोग इसको परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा सेफ़ रहता है, और ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी हमें देता है। हम रोज़ अपनी क्लिनिशियन लाइफ में इसको प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट्स पे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिजामा जो है हाल फिलहाल की टेक्निक नहीं है। ये 1550 BC के आसपास इसकी शुरुआत इजिप्ट में हुई थी। इजिप्ट की एक मेडिकल बुक है, इजिप्शियन मेडिकल टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर इसके बारे में हमें काफ़ी मिलता है। ब्लीडिंग उन्होंने वर्ड यूज़ किया था उसके अंदर, यानी रिमूवल ऑफ पैथोजेंस, बॉडी की जो गंदगी है उसको कैसे बाहर निकालें, उसमें उस बुक के बारे में है। इसी के साथ साथ जो हमारे आइंस्टाइन्स रहे हैं मेडिकल साइंसेज में, हिपोक्रेट्स एंड गैलन, उनकी वो भी काफ़ी, उनके स्कल्पचर्स में हमें इस बारे में मिलता है। हिजामा करने का सही तरीका क्या होता है? हिजामा को करने का जो तरीका है ये समझने वाली चीज़ है, और इसके करने के तरीके को जब आप समझेंगे तो आप आइडिया लगा लेंगे कि ये कितना रिलायबल टेक्निक है। क्योंकि इसको करने के लिए हम इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, प्री सेशन और पोस्ट सेशन।
यानी थेरेपी से पहले की कुछ प्रिपरेशन होती हैं और थेरेपी के कुछ बाद के प्रिपरेशन होती है। तो वेट कपिंग जो होता है हमारा हिजामा, उससे पहले की जो प्रिपरेशन होती हैं उसके अंदर क्या आता है, हमारा एक असेसमेंट आता है। पेशेंट से हमें उसको पूरा असेस करना होता है, जिसके अंदर हम उससे कुछ उनकी हिस्ट्री पूछते हैं। जो भी एक आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल करता होगा कि मेडिसिन्स के बारे में, आपकी कंडीशन के बारे में, आपकी क्या मेडिसिन्स चल रही हैं, आपको इससे पहले बुखार कब आया था। उसी तरह से तो हम भी आपको ये समझाते हैं कि लाइक जब कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो उसका थेरेपी से पहले की जो प्रिपरेशन होती हैं उसके अंदर उसका सबसे पहले असेसमेंट आता है, जिससे हम उसमें सवाल उससे पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइक उनका ब्लड शुगर लेवल क्या है, या उन्होंने कभी टेस्ट कराया है या नहीं कराया है, लास्ट टाइम उनको फ़ीवर कब आया था, उनको किस मेडिसिन से एलर्जी है, या कोई उनको कोई ड्रग्स एलर्जी है, या कोई उनको स्किन एलर्जी है, या हाल फ़िलहाल में उनको कोई सर दर्द रहता है, वो लास्ट टाइम बेहोश कब हुए थे, उन्होंने ब्लड कब डोनेट किया था। इस तरह के कुछ हमारे जो है होते हैं क्लिनिकल सवाल होते हैं जो हम पेशेंट से पूछते हैं, और एक उससे हमें एक लेआउट बन जाता है कि पेशेंट की फ़िटनेस क्या है, पेशेंट की फ़िज़िकल स्टेटस क्या है। हिस्ट्री लेने के बाद हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अंदर जो आता है हमारा बीटी, ब्लीडिंग टाइम, सीटी, क्लोटिंग टाइम। ये क्या होता है क्लोटिंग टाइम? जब भी कोई पेशेंट्स को यानी हम सबको कोई कट लगता है और ब्लड हमारा बाहर निकलता है, बॉडी से ब्लड बहता है, तो वो कितनी देर में क्लोट हो जाएगा, कितनी देर में वो खून जम जाएगा। आपने देखा होगा चोट लगने के बाद खून जम जाता है, तो वो उसको हम सीटी बोलते हैं, क्लोटिंग टाइम, कि ब्लड बॉडी से बाहर निकलने के बाद कितनी देर में जम रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों को क्लोटिंग टाइम की डिसीज़ होती है, उनके अंदर फिब्रोजिन नहीं होता जेनेटिकली, उनको इस चीज़ की ये दिक्कत होती है, जो कि ड्यूरिंग थेरेपी सेशन वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर हमें ऐसी कोई दिक्कत मिलती है। दूसरी बात हमें उनका ब्लड शुगर लेवल चेक कराना होता है यार, पेशेंट का कितना ब्लड शुगर है। क्योंकि ब्लड शुगर जो होता है अगर आपका वो 200 mg से ज़्यादा है तो हमारे लिए हम थेरेपी परफॉर्म नहीं करेंगे। ब्लड डोनेशन इसलिए पूछा जाता है कि अगर किसी ने हाल फ़िलहाल में ब्लड डोनेट करा है तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड लेस होगा, इसलिए भी हम वहाँ पे थेरेपी को हमारा टेम्प्रेरी तौर पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम नहीं कर पाएंगे। इन सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद एक हमारी जनरल एग्जामिनेशन आता है, जिसके अंदर हम थेरेपी से जस्ट पहले उसके अंदर हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए। टेम्परेचर चेक किया जाता है जो नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप पेशेंट को फ़ीवर है तो थेरेपी नहीं होती है। पेशेंट का हम फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्किन का टेक्सचर कैसा है, स्किन पे कोई बीमारी तो नहीं दिख रही, डर्माटोलॉजिकल कंडीशन लाइक एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, और कोई तरह की कोई स्कार तो नहीं है, किसी तरह कोई ओपन वूंड तो नहीं है, ये सब एग्ज़ामिन करना होता है। उसके बाद जो एरिया पेशेंट ने बताया कि मुझे ये दिक्कत है या जिसके लिए वो थेरेपी ले रहे हैं, उस रीजन को, उस बॉडी के पार्ट को एग्ज़ामिन करना होता है कि वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको फिर स्टरलाइज किया जाता है वो स्पिरिट से या फिर बिटाडिन से। बिटाडिन बाथ दिया जाता है उस रीजन पे। उसके बाद हमारे जो प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट होता है। एक बार ये सारा एग्ज़ामिन करने के बाद फिर हमारा थेरेपी स्टार्ट होता है। बिटाडिन बाथ देने के बाद वहाँ पे सबसे पहले हमको कप से, या और भी टेक्निक्स होती हैं हमारी फिजियोथेरेपी की, उसके अंदर हम उस लोकल एरिया की जहाँ पे हम अपना वेट कपिंग या हिजामा अप्लाई करने जा रहे हैं, हमें उस रीजन का सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना होता है। तो उसके लिए हम टैपिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस स्किन पे हम टैप करते हैं तो इस तरह की आवाज़ आएगी। आपको टैप करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। या फिर हम एक कप लेके वैक्यूम उसके अंदर क्रिएट करके उसको हम काइंड ऑफ फेशिया या मसाज टाइप में मसल फाइबर के साथ साथ दिया जाता है, ताकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो सके। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और साथ में हमें एक आइडिया मिल जाता है कि लाइक स्किन का टेक्सचर कैसा है, और जो वहाँ पे कलर अपीयरेंसेस होते हैं उससे एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आता है। इसके बाद हम अपनी रिक्वायर्ड जगह पे, जहाँ पे हमको नीड लगती है, वहाँ पे हम कप प्लेस कर देते हैं। कप प्लेस करने के लिए हमारे पास डिस्पोजल कप्स अवेलेबल होते हैं। थेरेपिस्ट जो होता है हमारा वो फुल ऑफ स्टरलाइजेशन तरीके से होता है, विद ग्लव्स, मास्क, हेड कवर,
कोई भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता। इवन जहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है वो सब एक चीज़ स्टरलाइज हमारी होती है, रूम स्टरलाइज होता है, इक्विपमेंट स्टरलाइज होते हैं। इसके बाद फिर हम अपने कप प्लेस करते हैं। कप प्लेस करने के लिए हम जनरली एक हमारी कपिंग गन आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे हम वैक्यूम क्रिएट करके कप को प्लेस करते हैं और उसको 5 मिनट अप्रोक्स छोड़ा जाता है बॉडी पे लगा के। इस तरह से ही इन 5 मिनट के अंदर जो है हमारा ब्लड होता है बॉडी में, जिस रीजन पे हमने कप लगाए हैं वो उस एक पर्टिकुलर जो कप की सरफेसेस होती है उसके अंदर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। जब 5 मिनट बाद हम वैक्यूम रिलीज़ करते हैं तो हमें कुछ मार्क्स दिखाए जाते हैं, मार्क्स दिखते हैं बॉडी पे, जिसको हम एज अ डायग्नोज भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम स्टैग्नेशन बोलते हैं अपनी मेडिकल टर्म में। तो ये एक लाल कलर का हो सकता है, रेड, ब्लैक कलर का हो सकता है, काला, या फिर ये नीले कलर का यानी ब्लूइश कलर का भी ये मार्क हमें दिख सकता है। ये सर्कुलर मार्क्स होते हैं, इनको हम स्टैग्नेशन बोलते हैं, जो कप लगाने से अपीयर होते हैं। इसको हम डायग्नोस पर्पस से कैसे यूज़ करते हैं? अगर हमारा मार्क रेड कलर का है तो इसका मतलब वहाँ पे जो टॉक्सिन्स हैं या जो हमारी मस्कुलर प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी सीवियर नहीं है, वो एक जनरल प्रॉब्लम है। अगर हमें स्टैग्नेशन मार्क जो मिला है वो हमें ब्लूइश कलर का मिला है तो इसको हम मॉडरेट डिसीज़ या मॉडरेट कंडीशन कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है पेशेंट को वो मॉडरेट है, यानी वो ज़्यादा नहीं है, 50-50% है। अगर वो कलर हमें ब्लैक मिला है, स्टैग्नेशन वो मार्क कपिंग का कप हटाने के बाद वो ब्लैक है, तो इसको हम सीवियरिटी बोलते हैं। सीवियर वाले एवरेज में हम इसको रखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डेड टिश्यूज़, बैड ब्लड, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और जनरली हमें ब्लैक ही मिलता है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। कप हटाने के बाद स्पिरिट से वो चीज़ साफ़ की जाती है, स्टैग्नेशन को साफ़ करते हैं। इसके बाद हम सर्जिकल ब्लेड लिया जाता है जो भी वो स्टरलाइज होता है और उससे फिर हम जो हमारे मार्क होते हैं सर्कुलर फॉर्म में उस पे हम कट लगाते हैं सर्जिकल ब्लेड से, और ये कट हमारे वर्टिकल कट्स होते हैं और ये बहुत छोटे माइन्यूट कट होते हैं, पेनफुल बहुत कम होते हैं। समटाइम ये डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पे। बहुत से पेशेंट को बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत से पेशेंट सेंसिटिव नहीं होते। तो ये वर्टिकल कट्स लगते हैं, अप्रोक्स 9 से 10 कट लगते हैं अगर आप कट लगा रहे हैं, और या फिर आप छोटे छोटे कट लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। कट लगाने के बाद फ़ौरन ही हम कप को रीप्लेस करते हैं और वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और तभी आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सारे पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 कट लगा के सब पे रीप्लेस कर देते हैं कप्स को। जब हमारा ब्लड बाहर आ जाएगा कप के अंदर, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो आपने जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया था यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होती है, यानी सीटी यानी क्लोटिंग टाइम, जो हमने इन्वेस्टिगेशन कराया था कि कितने टाइम में ब्लड इनका क्लोट हो जाता है, उस आइडिया से या फिर आप अप्रोक्स 10 to 15 मिनट्स बाद उस कप को हटाते हैं। हम लोग उस कप को हटाते हैं, इतने में ब्लड क्लोट जो कप के अंदर एक्यूमुलेट हुआ था, इकट्ठा हुआ था, वो क्लोट हो जाता है, वो खून जम जाता है। तो उसके बाद हम उसमें कॉटन और टिश्यू पेपर्स अप्लाई करके उस कप को रिमूव करते हैं। वो वहाँ से क्लोट ब्लड को हटाया जाता है और क्लीन वो वाला पॉइंट क्लीन करके फिर से कप दोबारा एक बार हम रीप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें प्लाज्मा अपीयरेंस चाहिए होता है। जिस पॉइंट पे हम कप लगा रहे हैं वहाँ पे हमें प्लाज्मा चाहिए होता है। जब प्लाज्मा हमें शो हो जाता है कि हाँ अब इस पॉइंट से प्लाज्मा बाहर आ रहा है, उस कप को फिर हम वहाँ से हम परमानेंट हटा देते हैं और उसको फिर अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। क्लीन करने के लिए हमारे पास बेटाडीन होता है, NS वाटर होता है, मेडिकल स्पिरिट होती है। इससे क्लीन करके पहले स्पिरिट से पहले NS से साफ़ करा जाता है नॉर्मल सलाइन वाटर से। उसके बाद इस पर स्पिरिट अप्लाई किया जाता है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें। उसके बाद उस पर बेटाडीन बाथ दिया जाता है और बेटाडीन लगा के बाद में हम उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं।
अब ये सारा प्रोसीजर है हमारा पूरा थेरेपी का। अब हमारा बात करते हैं कि लाइक थेरेपी होने के बाद की क्या पोस्ट थेरेपी कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, वो मोस्टली पेशेंट्स के लिए होती हैं। थेरेपी से पहले की प्रिपरेशन थेरेपिस्ट के लिए होती हैं पेशेंट, और पोस्ट थेरेपी सेशन की जो प्रिपरेशन होती हैं वो पेशेंट के लिए होती हैं। उसके अंदर सबसे पहले एक आता है हमारे थोड़ी सी कुछ चेंजेस करने होते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, कि हमें कुछ आपका 42 टू 72 आवर्स तक 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको चिकन, अंडा, मछली इनका सेवन नहीं करना होता है, ये आपको अवॉइड करना होता है। दूध नहीं पीना होता है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको वो अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 दिन तक आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से नहाना होता है। साबुन, शैम्पू, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको उन कट्स के ऊपर यूज़ नहीं करना होता है। प्लेन वाटर से यानी सादा पानी से आपको नहाना होता है, नॉर्मल टैप वाटर से उसके लिए। और उसके बाद जो है आपको जो जहाँ कप लगाए गए हैं उन पॉइंट्स को आपको स्क्रैच नहीं करना होता है, उनको खुजाना नहीं होता है। उन पर खुजली मच सकती है तो उनको खुजाना नहीं होता है, उनके हाइजीन का ख्याल रखना होता है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, जो हर किसी का क्वेश्चन होता है कि लाइक मार्क, कपिंग के मार्क कब तक रहेंगे। ये लोगों के अंदर थोड़ा सा डर बनाता है क्योंकि कपिंग के मार्क थोड़े से दिखने में थोड़े से स्कैरी तो लगते हैं। तो कपिंग के मार्क जो होते हैं हम अपने हर पेशेंट को टाइम 1 महीने का देते हैं कि विदिन 1 मंथ आपका ये मार्क चले जाएंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स पे, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है। अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपके मार्क एक हफ्ते के अंदर अंदर भी चले जाते हैं। जनरली एक हफ़्ता या 2 हफ्ते के अंदर मार्क चले जाते हैं। बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं, हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत ही रेयर चांस है कि किसी के 1 महीने तक मार्क रहें, नहीं तो 1 या 2 हफ्ते में वो मार्क बिल्कुल डिसअपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं। तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि मार्क परमानेंट रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो 1-2 हफ्ते में चले जाते हैं। तो यही सब तरीका होता है इसका करने का। ड्राई और वेट कपिंग थेरेपी क्या होती है? तो ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को रहती है। ड्राई कपिंग और वेट कपिंग सेम है, अलग अलग हैं। ड्राई है तो उसमें क्या ड्राई है, वेट है तो उसमें क्या वेट है। तो कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको बता दूं कि लाइक ड्राई कपिंग और वेट कपिंग एक तरह से दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक्चुअल में ड्राई कपिंग जो है वेट कपिंग का एक पहला पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी हम कपिंग थेरेपी सेशन करते हैं तो हम कप को प्लेस करते हैं और उसको 5 मिनट अप्रोक्स छोड़ते हैं। वो एक ड्राई कपिंग का स्टेप है। ड्राई कपिंग और वेट कपिंग में जनरली क्या फ़र्क होता है, अगर मैं आपको टेक्निकल चीज़ में बताऊं तो स्कैरिफिकेशन एंड द लैसिरेशन। ड्राई कपिंग के अंदर स्कैरिफिकेशन होता है और वेट कपिंग के अंदर लैसिरेशन होता है। अब ये क्या चीज़ होती है? स्कैरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लाइक आपका ड्राई कपिंग के अंदर हम लोग कट्स नहीं लगाते हैं जहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको बैक पेन है, कमर में दर्द है पीछे, तो हमने वहाँ पे उसको ब्लड, इसका जो लोकलाइज ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव किया और हमने उसको कप प्लेस किए और उसको 10 मिनट्स अप्रोक्स छोड़ दिया, ठीक है। और उसमें कट नहीं लगाए। 10 मिनट के बाद हमने उसको वैक्यूम को रिलीज़ करा, कप को रिमूव करे, और तो दिस इज़ द ड्राई कपिंग। जबकि वेट कपिंग क्या होता है, लाइक हम उस कप को प्लेस करते हैं और 10 मिनट की जगह 5 मिनट छोड़ते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे कट्स लगाते हैं और देन हम दोबारा से कप प्लेस करते हैं और ब्लड बाहर आता है। जो बेसिक डिफरेंस हमारे सामने आया वो ये हुआ है कि ड्राई कपिंग और वेट कपिंग के अंदर टेक्निकल डिफरेंस जो है, मतलब प्रैक्टिस के बेस पे जो डिफरेंस ये है कि ड्राई कपिंग के अंदर कट नहीं लगते, ब्लड बाहर नहीं आता। वेट कपिंग में कट लगते हैं, ब्लड बाहर आता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस। अब ऐसा है तो इन दोनों में फिर दोनों काम कैसे करते हैं, दोनों क्या अलग तरीके से काम करते हैं या दोनों सेम काम करते हैं, ये भी कन्फ्यूज़न हमें क्रिएट होती है। तो ड्राई कपिंग क्या करता है? ड्राई कपिंग ये करता है कि जब हमने एक रीजन पे पर्टिकुलर पॉइंट पे कप लगा दिया, स्किन हमारी कप के अंदर फोल्ड हो गई, तो वो क्या करता है, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड के अंदर, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो उन पार्टिकल्स को फर्दर माइक्रो पार्टिकल्स में ब्रेक करता है।
एक्यूमुलेशन तो वहाँ चल ही रहा है, क्योंकि हमने एक चीज़ को होल्ड कर दिया है, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है, वैक्यूम क्रिएट करा है। तो वहाँ पे जो टॉक्सिन्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ब्लड के टॉक्सिन्स, बड़े पार्टिकल में जो टॉक्सिन्स है वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होना शुरू होता है वो। और जब हम कप रिमूव करते हैं तो वो बाय द बॉडी के इंटरनल सिस्टम, बॉडी का जो अपना सिस्टम चल रहा है वॉश आउट का, उसके थ्रू वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुए और वो बॉडी का जो अपना इंटरनल सिस्टम चल रहा है वो उसे वॉश आउट करके फ़िल्टर कर देता है। लेकिन वेट कपिंग में हम क्या करते हैं, हमने पहले हमारा पहला स्टेप हमारा ड्राई कपिंग का रहता है। हमने कप लगाया, 5 मिनट के लिए छोड़ा, फिर हमने कप रिमूव करा, फिर कट लगाया और कप ब्लड बाहर। हम उसको बॉडी से वॉश आउट ना करा के हम उसको कट लगा कर ही बाहर हैंड टू हैंड बाहर निकाल देते हैं, हम बॉडी के अंदर नहीं छोड़ते। तो ड्राई कपिंग के अंदर यही है कि हम उसको वॉश आउट कराते हैं बॉडी के इंटरनल सिस्टम के थ्रू। वेट कपिंग में हम उसे कट करके खुद ही बाहर निकाल देते हैं। बेसिक डिफरेंस इन ड्राई कपिंग एंड द वेट कपिंग। अब क्या डिफरेंस रहेगा, मतलब लाइक क्या हमारी चॉइस ऑफ सिलेक्शन रहेगी कि अब कब ड्राई कराएं कब वेट कराएं। तो इफ़ यू जस्ट अ मस्कुलर पेन और कहीं आपको इन्फ्लेमेशन दिख रही है इंटरनल, या जस्ट अ मस्कुलर पेन, और बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं हमारे के लिए। मसल के फाइबर्स में दर्द है, सेलुलाइट आपको दर्द है, यानी लिम्फ अगर आपके बने हुए हैं, ठीक है, मेनली इन्फ्लेमेशन है, अगर आपका पुअर सर्कुलेशन है, मस्कुलर पेन है, नर्व पेन है, या कोई आपको डिसफंक्शन है, या आपकी स्किन पुअरली नरिश्ड नहीं है, मसल टिश्यू नरिश नहीं है, आपको माइग्रेन है, हेडेक है, या फिर आपको एडिमा है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये जनरली हम उस पर ड्राई कपिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। या बहुत से हमारे पेशेंट्स होते हैं वो कंफर्ट नहीं होते वेट कपिंग के साथ, या फिर आप वेट कपिंग के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उस टाइम के लिए आप वेट कपिंग नहीं ले सकते क्योंकि लाइक आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है या आपको ब्लड शुगर है, तो उसमें हम ड्राई कपिंग, वेट कपिंग को अवॉइड करके ड्राई कपिंग यूज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये है कि वेट कपिंग के रिज़ल्ट हमारे पास ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक बेहतर टेक्निक है डिटॉक्सिफिकेशन का, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, पैथोजेंस को बाहर निकालने का। लेकिन दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है, इंटरकनेक्टेड हैं। ड्राई कपिंग वेट कपिंग का ही एक पहला स्टेप है, और हमारे पास फर्दर ड्राई कपिंग के अंदर जो है फर्दर हमारे पास डिवीज़न है, लाइक स्टैटिक ड्राई कपिंग, डायनामिक ड्राई कपिंग, फायर ड्राई कपिंग, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं हमारे पास। इसके अंदर जो हम पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और हम इसको सिलेक्ट करते हैं। हिजामा कराने के फ़ायदे क्या क्या हैं? अगर मैं बात कर रहा हूँ हिजामा के बेनिफिट्स की, तो इसके बेनिफिट्स अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। मैं इस पे बहुत देर बात कर सकता हूँ, फिर भी मैं लाइक इतना टाइम तो नहीं ले सकता आप लोगों का। तो लाइक ये है कि मैं आपको जनरल बेनिफिट्स इसके बता देता हूँ। हिजामा के बेनिफिट्स, सबसे पहले जनरली हिजामा अगर मुझे एक वर्ड में बताना हो तो इट्स अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की ये सर्विस है। जैसे आप टाइम टू टाइम अपने व्हीकल्स की, अपने मोटर बाइक्स की, अपनी कार की सर्विस कराने जाते हैं, ये भी एक तरह से हमारी बॉडी की सर्विस है। तो ये एक आपको समझाने के लिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन है आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी की सर्विस है जो आपको टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। अब बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलता है डिफरेंट हमारे सिस्टम पे। अगर हम बात करते हैं स्किन पे, हमारी स्किन, हमारी त्वचा जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हमारा काफ़ी हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं हमारी स्किन से। तो स्किन्स पे हमारे लिए किस तरह से हिजामा बेनिफिशियल होता है, हम उसके बात करते हैं। हमारे स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है हिजामा, जिससे हमें फ़र्दर उसके लिए हम टैन से बचते हैं, और कैंसरस सेल्स जो होती हैं, रेडिएशंस होते हैं, उससे बचते हैं। दूसरा, हमारे जो स्किन टिश्यूज़ का मेटाबॉलिज्म होता है, हिजामा थेरेपी उसको प्रमोट करता है, जो कि जिससे हम फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी, इससे बचते हैं। जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और स्वेट ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी, हमारे स्किन्स के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स, ये उनके फंक्शंस को इन्हेंस करते हैं, बेटर बनाते हैं, और हमारी स्किन्स का जो वाटर लेवल होता है उसको एक्सक्रीशन, मतलब वाटर जो हमारा
सिक्रीट होता है हमारे स्किन से, और हमारा जो सिबिशियस मैटर होता है, जो सॉल्ट्स हमारे सिक्रीट होते हैं हमारे स्किन से, हिजामा थेरेपी, हिजामा उसको एसिलरेट करता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जो हमारी स्किन्स की पावर होती है ये उसको रिन्यूअल करता है, उसको स्ट्रेंथ अप करता है, स्किन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, और बहुत ही हार्मफुल कंडीशन जो होती हैं उससे बचने के लिए जो हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है ये भी उसको इंक्रीज़ करता है। साथ साथ में स्किन्स के लिए हमारे पिंपल, एक्ने, डर्मेटोलॉजी कंडीशन जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, सेल्यूलाइट, सोरियासिस, इस तरह की जितनी भी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं उस सब से हमको बेनिफिट मिलता है हिजामा थेरेपी से। बहुत ही ज़्यादा कारगर है हिजामा थेरेपी स्किन के लिए। अगर हम बात करें स्कैल्प पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर लॉस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए स्किन की बात चल रही है, तो बालों का झड़ना हिजामा थेरेपी से बंद होता है, बाल मोटे होते हैं इससे, और क्योंकि आप स्कैल्प पे करा रहे हैं तो साथ साथ में आपको हेडेक से छुटकारा मिलता है, आपकी विज़न अच्छे होते हैं, आई साइट आपकी अच्छी होती है। स्किन के बाद बात करते हैं हम मसल्स की, तो मसल्स पे क्या बेनिफिट्स हैं हिजामा थेरेपी के। तो जो हमारा ब्लड फ्लो होता है मसल्स के अंदर ये उसको इंक्रीज़ करता है, उसको इन्हेंस करता है, और हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं मसल्स के अंदर, जो ब्लड जो हमारे सिस्टम होता चल रहा होता है, कार्डियक सिस्टम जो सप्लाई करता है मसल टू मसल को नरिश करने के लिए, उन तक उनका भोजन पहुंचाने के लिए, उनको जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको उनके एक्सपेंशन में ये स्टिमुलेट करता है, उनके एक्सपेंशन होता है। जब ज़्यादा एरिया हमको खुला मिलेगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो हमारी मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ज़्यादा बल्की होंगी, ज़्यादा टोन अप होंगी, तो ये उसको इन्हांस करता है एक्सपेंशन को। एक हमारा लिम्फ फ्लो जो पूरा बेस है हिजामा का, जो पूरा बेस है, नींव है, लिम्फ फ्लो को फैसिलिटेट करता है, स्पेशली इन मसल्स, मांसपेशियों में जो लिम्फेटिक सिस्टम जो फ्लो कर रहा है ये उसको फैसिलिटेट करता है, स्पाज्म को रिलीज़ करता है। अब ये स्पाज्म क्या होता है? स्पाज्म हमारा बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि जब भी हमें कोई चोट लगती है या पेन होता है हमारे किसी भी वजह से, तो हमारा बॉडी का हमारा ब्रेन सिग्नल भेज के वहाँ की मसल्स को टाइट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आप लोग फील करते होंगे कि भाई मेरी ये मसलें बहुत टाइट हो गई है। जनरली लोगों की अपर ट्रैप्स, गर्दन वाली जो मांसपेशी होती है दोनों कंधों वाली ऊपर, ये जनरली लोगों की टाइट हो जाती है। कोई भी लाइक वो गलत पोस्चर में सो गए या वो मतलब लाइक ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेच कर लिया, तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है बॉडी का कि लाइक वो टाइट हो जाता है, तो उसे हम स्पाज्म बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये उसको रिलीज़ भी कर देता है, वेट कपिंग उसको ईज़िली रिलीज़ कर देता है। एक होता है पेन गेट मैकेनिज़्म। अब ये क्या होता है? पेन गेट मैकेनिज़्म क्या होता है कि हमारे कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पेन को सिग्नल्स लेके जाते हैं जहाँ हमारा पेन हो रहा है। ये क्या है? एक सेंसेशन है, जो पेन की सेंसेशन होती है ये उसको इनिबिट करता है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से हमें पेन में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। मसल के साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी जुड़ा होता है। तो नर्वस सिस्टम पे कैसे होता है? जो हमारे सेंसरी नर्व्स होती हैं स्किन की, ये उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हमें पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इनहिबिट होते हैं और हमें पेन में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट्स की, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे कि जॉइंट्स पे किस तरह से या जॉइंट्स पेन पे किस तरह से हिजामा थेरेपी या वेट कपिंग थेरेपी काम करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सब बहुत सारी बड़ी तादाद हमारी 40 से ऊपर, और आजकल तो बहुत जल्दी जॉइंट्स पेन से ग्रस्त है। सारी ही जॉइंट पेन से इन्वॉल्व हैं। कोई घुटनों के दर्द से है, कोई हमारा बैक पेन, कोई कंधों का दर्द। जनरली ये चीज़ें हमारे यहाँ आम हो गई हैं ड्यू टू विटामिन डी की डेफिशिएंसी से और हमारा लाइफ स्टाइल। मेनली जो हमारी माताएं बहनें हैं 40 साल से ऊपर वाले, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं जॉइंट्स पेन और नी जॉइंट सबसे ज़्यादा कॉमन होता है पेन के लिए। तो ये किस तरह से हेल्प करेगा आपको जॉइंट्स पे, नी जॉइंट स्पेशली अगर मैं बात करूँ, किस तरह से आपको उसमें दर्द में रिलीफ देगा। तो हमारी जो जॉइंट्स होता है उसके अंदर हमारा एक होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट को नरिश करने का काम करता है, वहाँ खाना पहुँचाता है। हड्डी के बीच में हमारे यहाँ एक दोनों हड्डियों के बीच
में जो जोड़ बनता है उसमें बीच में एक कार्टिलेज लगा होता है, जो आम भाषा में हम उसको बोलते हैं कि ग्रीस पैड होता है, जो एक सरफेस प्रोवाइड कराता है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट, यानी एक बोन को दूसरे बोन पे उस पर मूव करने के लिए। एक फ्लैशी चिकनी और काइंड ऑफ एक फ्लैशी पार्ट जो लाइक होता है ना ग्रीस के लिए, मतलब एक ताकि इजीली जॉइंट मूव कर जाए, वो प्रोवाइड कराता है। तो धीरे धीरे हमारे एज के हिसाब से, या हमारा लाइफ स्टाइल ख़राब है, या हमारा हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम बहुत चलते हैं या बहुत खड़े रहते हैं, तो और हम अपने जॉइंट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आपको कोई ऑलरेडी दिक्कत है लाइक डायबिटीज़, थायराइड, तो ये चीज़ें हमें जल्दी आती हैं, ताकि वो चीज़ें फिर हमारी ख़राब होना शुरू होती हैं, तो उससे हमारा पेन जो है जल्दी आता है जॉइंट्स के अंदर, उसमें सूजन होती है। इसलिए अब हिजामा कैसे उसमें हेल्प करेगा, तो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है हिजामा उसको इंक्रीज़ करता है, उसके सिक्रेशन को, वो जिस तरह से बनता है उसको बनने में हेल्प करता है हिजामा थेरेपी। उस फ्लूइड रहेगा तो जॉइंट नरिश रहेगा, जॉइंट अच्छा रहेगा, तो आपको दर्द में नहीं कमी आएगी। दूसरी चीज़, सबसे मेजर पॉइंट जो है, जॉइंट्स का जो ब्लड फ्लो होता है हिजामा उसको इंक्रीज़ करता है। जो हमारा आर्टरीज़ जॉइंट्स में जा रही हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई पहुँचा रही है, ये ब्लड फ्लो उसको इंक्रीज़ करता है। पूरा बेस ही हिजामा का ब्लड फ्लो पे है, मैंने पहले ही बताया था। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है। आपका लो ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको मेंटेन रखता है, या हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको मेंटेन रखता है। और साथ ही सबसे अच्छी चीज़ जो है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आप इसको टाइम टू टाइम करा रहे हैं तो आप इन्फेक्शन से बचेंगे। आप होने वाली वायरल इन्फेक्शन, बीमारी, डिसीज़ जितनी भी आपको हो सकती हैं हमारे एनवायरनमेंट से, टाइफॉइड, मलेरिया, ये सब जो है क्या कहते हैं, आप इससे बच सकते हैं। वो कैसे बचेंगे, क्योंकि जो हमारा हिजामा है ये आपको, जो हमारे ब्लड के अंदर जो हमारी सेल होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पीएच फैक्टर होता है, ये उसके कंपोजिशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको अच्छे से जो है इन्हेंस करता है बनाने में, जिससे कि आप की इम्यूनिटी बेस्ट रहती है और आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ कि लाइक हमारे जो ऑर्गन्स हैं उस पर किस तरह से हमारा हिजामा कारगर उतर सकता है, तो बात करते हैं किडनी की। सबका सबसे फेवरेट ऑर्गन है किडनी। आजकल उसमें काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं लोगों को, तो हिजामा जो होता है किडनी के फिल्ट्रेशन में आपको हेल्प करता है। जब आप हिजामा कराते हैं, हमारे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं कि आप किडनी के लिए करा रहे हैं, लीवर के लिए करा रहे हैं, दैट्स अलग डिफरेंट थिंग। तो जैसे अगर आप हिजामा आपने कराया तो जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को निकालने में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में इन्हेंस करेगा। साथ ही हमारी जो किडनी है वो रिलीज़ करती है एराइथ्रोपोइटीन। ये एक एंजाइम होता है लाइक जो क्या करता है, आपको रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे किडनी काफ़ी बेहतर होती है। तो ये एक अच्छा चीज़ है इसके लिए। अगर हम बात करें स्प्लीन की, तो स्प्लीन एक बॉडी का ऑर्गन है जो कि ब्लड फिल्टर में भी हेल्प करता है, और हमारे जो पुरानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये उनको रिज़र्व करके रखता है। अगर आपका ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो ये उसमें उसको होल्ड करके रखता है। तो इसमें हिजामा कैसे काम करेगा, जब आपने हिजामा कराया तो स्प्लीन का इफ़ेक्ट इस पे ये आएगा कि जो हिजामा है वो आपके आयरन का एक रिसाइकल चलता है स्प्लीन के अंदर, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो आयरन रिसाइकिल को ये इन्हेंस करता है, ये उसमें हेल्प करता है। उसी के साथ साथ लीवर को ये जो है आपको रेगुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि लीवर का जो बाइल डक्ट बनता है HCl वगैरह, जिससे आपको जॉन्डिस और अलग तरह की लीवर डिसीज़ होती हैं। लाइक फैटी लीवर सबसे कॉमन होता है, फैटी लीवर है, कैंसर है लीवर का, अल्कोहल डैमेज है, हेपेटाइटिस है। तो ये जो लीवर आपका बाइल जूस निकालता है ये उसको रेगुलेट करता है, बिलिरुबिन को मेंटेन रखता है, क्योंकि बिलिरुबिन की वजह से डिस्टर्ब होने की वजह से ही आपको लीवर इन्फेक्शंस एंड लीवर से होने वाली बीमारियां आती हैं। तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है हमारा हिजामा थेरेपी, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, और लीवर डिसीज़ जो होते हैं और उनको ये डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
फेशियल कपिंग क्या है और इससे चेहरे की स्किन कैसे दमकने लगती है? फेशियल कपिंग फेस पे की जाती है। इसके अंदर हम अपना फोरहेड, चिक्स और ये हमारा जो लाइन, ये एरिया कवर करते हैं। लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब बात आती है फेस की, तो फेस एक पर्सनैलिटी होती है। फेस सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, हर कोई अपने चेहरे से प्यार करता है। तो प्रैक्टिशनर्स ने फेस पे कपिंग, फेस पे हिजामा के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसके लिए हमने तरीके निकाले हैं। इसमें इसका करने का तरीका अलग है, इसकी टेक्निक अलग है, इसकी प्रिकॉशंस अलग हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम हैं। तो डिस्कस करते हैं हम फेस पे हिजामा करने के लिए। जैसे हम जनरल वेट कपिंग में, जनरल हिजामा के अंदर पहले हमको ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना होता है, तो उसके लिए हम टैपिंग यूज़ कर रहे थे, टैपिंग टेक्निक अपने हाथों से, या फिर हम एक जनरल कप लगा के उसको स्लाइड कर रहे थे इंक्रीज़ करने के लिए। फेस पे थोड़ा अलग होता है। फेस पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए हम सिलिकॉन कप का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन कप सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है, रबड़ की तरह वो होते हैं। उनको स्क्वीज़ करना होता है और फेस पे प्लेस करके छोड़ना होता है, तो वो वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मशीन या कोई कपिंग गन की ज़रूरत नहीं होती। सिलिकॉन कप लगा के उसको हम स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, एक काइंड ऑफ मसाज देते हैं पहले फेस पे, जिससे फेस का ब्लड सर्कुलेशन जो है, वहाँ का लोकल एरिया का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिससे हमें एक डायग्नोस भी पता चलता है और फर्दर थेरेपी के लिए वो इन्हेंस होता है, उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। डायग्नोज जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हमें मार्क आएंगे कि वो किस तरह का मार्क आ रहा है, वो रेड है, ब्लैक है, ब्लूइश है, उससे हमें सीवियरिटी पता चलती है प्रॉब्लम की। तो सिलिकॉन कप को हम इस्तेमाल करना है ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। साथ ही अगर हमको देखना होता है, अगर पेशेंट जनरली जो होते हैं फेशियल कपिंग के लिए, वो पिंपल्स, दानों के लिए एक्ने, या उनको सेलुलाइट हो, या उनको लिम्फ एडिमा हो फेस का, या फिर उनको जीरियाटिक चेंज, उनकी खाल वाल लटकी है, इस तरह से इसके लेकर आते हैं। तो और जो कंडीशंस हैं उसमें जनरली इजीली हो जाता है। जो हमारे पिंपल्स वाले जो क्लाइंट या पेशेंट होते हैं, उनके अंदर हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसमें हमारा जो ट्रीटिंग एरिया होता है वो बहुत नैरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उसमें हमें बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स और बहुत सिलेक्शन ऑफ कप्स हमें देखना होता है और बहुत स्टलाइज तरीके से करना होता है। तो एक बार आपने ब्लड सर्कुलेशन आपने इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम कप प्लेस करते हैं। जैसे कप जनरल हिजामा थेरेपी के होते हैं, सेम कप फेस के लिए भी होते हैं, बट उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, फेस के हिसाब से बनाया गया होता है। उनको फिर हम वैक्यूम के थ्रू, मशीन गन के थ्रू वैक्यूम बना के कप्स लगा देते हैं और फिर सेम 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर वैक्यूम रिलीज़ करते हैं और फिर आती है एक बात ही कट की। फेस पे जो हम कट लगाते हैं वो हम सर्जिकल ब्लेड से कट नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद सर्जिकल ब्लेड के बाद स्कार बनता है और फेस पे स्कार हम नहीं दे सकते। जैसे मैंने बताया, फेस एक पर्सनालिटी होती है, एक पर्सन की आइडेंटिटी होती है, तो उससे उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल इमोशंस जुड़े होते हैं। तो फेस पे कट लगाने के लिए हम हमेशा लैंसेट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब घर में आप अपना शुगर लेवल वगैरह चेक करते हैं तो आपको एक पिन मिलती है छोटी सी, जिससे आप अपना फिंगर टिप को प्रिक करते हैं। तो इस तरह से ही एक लैंसेट आता है और उससे हम छोटे छोटे वो प्रिक करते हैं। जहाँ पे हमने कप अप्लाई किया था, कप लगाया था, प्लेस किया था, उसको प्रिक करते हैं और फिर उसमें से ब्लड बाहर आना शुरू होता है। बाकी प्रोसीजर सेम रहता है कि ब्लड आएगा, क्लोटिंग टाइम के हिसाब से वो ब्लड क्लोट करेगा, उसको निकालेंगे, रिमूव करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर दोबारा से प्लेस करेंगे। वंस यू गेट प्लाज्मा, जब हमें प्लाज्मा दिख जाएगा तो हम कप परमानेंट रिमूव करके और अपना स्टेलाइज करके, स्प्रे बिटाडिन बात दे के, NS वाटर से साफ़ करके, फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के छोड़ देंगे। फेस के लिए भी वही प्रिकॉशंस रहती हैं जनरली कि आपको कोई भी अपना फेस वॉश जो है 48 से 72 घंटे तक यूज़ नहीं करना है। खाने के लिए आपको नॉन वेज और दूध, अंडा ये सब अवॉइड करना होता है। किसी तरह का आपको स्क्रैच नहीं करना होता है मार्क को। फेस के मार्क्स जो होते हैं ये भी हम 1-2 हफ्ते विदिन 1-2 वीक्स चले जाते हैं। और बाकी सारा डिपेंड आपके मेटाबॉलिज्म पर करता है, जिसका जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म। दानों के साथ साथ ये जो फेस का टेम्परेचर होता है उसको भी इंक्रीज़ करता है।
मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं फेस के उनको उनके फंक्शंस को बेटर करता है, जो हमारे स्किन फेस के जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं सॉल्ट एक्सचेंज करने में जो हेल्प करते हैं, ये उनको एसिलेट करता है, स्किन्स की पावर को स्ट्रेंथन करता है और जितने भी हमारे स्किन की रेजिस्टेंसी होती है फंगल इन्फेक्शन से बचने की, रेडिएशन से बचने की, उसको भी बढ़ाता है। अगर हम बात करें फेस पे ग्लो की, फेशियल ग्लोइंग की, कि कपिंग से क्या ग्लो आ सकता है, हाँ तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए वेट कपिंग लेना ज़रूरी नहीं है। वेट कपिंग के सेशन आप अपने टाइम टू टाइम ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, डेली बेसिस में आपको सिलिकॉन कप लेने होते हैं। हमें सिलिकॉन कप से आप फेशियल ग्लाइडिंग कर सकते हैं। फेशियल ग्लाइडिंग टेक्निक हम उसे बोलते हैं। जिस तरह से आप अपने फेस पे मसाज करते हैं, आप जो स्क्रब यूज़ करते होंगे, सेम एज़ आपको सिलिकॉन कप लेने हैं। बहुत इजी होते हैं वो, सिलिकॉन कप्स के रबड़ फॉर्म में बने होते हैं। आपको बस कोई भी अपना स्क्रब लेना है या सिंपल आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है या कोई कोल्ड क्रीम लेनी है, वो आप अपने फेस पे लगाएंगे और उस सिलिकॉन कप को आप स्क्वीज़ करके आपने फोरहेड पे रखा और स्क्वीज़ छोड़ दिया तो कप वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे मसाज देनी होती है अपने पूरे फेस पे। अगर आप इसको डेली बेसिस पे या वीकली करते हैं तो आपकी जो जितने भी डेड सेल हैं आपके फेस के वो हटते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, आपके जो एक्नीज़ हैं वो रिमूव होते हैं, आपके जो पोर्स हैं वो क्लीन होते हैं, जिससे आपके फेस ग्लो होता है और आपका नरिशमेंट अच्छा होता है, स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपकी एक अच्छी ग्लो स्किन पाने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये सबको ट्राई करना चाहिए और ये बहुत ही एथिकल है, सेफ़ है, नॉन सर्जिकल है, अंडर मेडिकल प्रोफेशंस हैं, इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसान है। तो डॉक्टर अरशद ने हिजामा थेरेपी की ढेर सारी खूबियों के बारे में हमें बताया। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM पर। सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM